पीटीआई और सिंध सरकार के दरमियान अभी कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था और नई खबर ये आ गई है सिंध हुकूमत सूबे के दूसरे शहरों में भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रही है। अच्छा, सिंध हुकूमत जो है उनकी जानिब से अब वज़ीर आला सिंध के मुंशी मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने के बाद सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमातें हैं उनकी जानिब से उनकी तैनाती पर एतराज़ किया जा रहा है, जबकि बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अब ये ओहदा बेइख्तियार भी है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास कई शोबों में सिर्फ KMC के इख्तियारात हैं, बाकी सब तो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। कयास ये किया जा रहा है कि अगर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाते हैं तो सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आने वाले इदारों से भी काम ले सकेंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर PPP रहनुमाओं के पास पार्टी को इलेक्शन में जितवाने वाला हल्का मौजूद है। अच्छा, पार्टी क़यादत चाहती है अब कि मुर्तज़ा वहाब अपनी नशिस्त बनाए, इसलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात किया जा रहा है ताकि वो अपना हल्का बनाए। हाँ जी, अब ये एक मुकम्मल सूरत हाल है जो सिंध में उभरती हुई नज़र आ रही है, जिसके ऊपर अपोजिशन को खुसूसी तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दीगर अपोजिशन पार्टीज़ भी इस पर बात कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है और मौक़िफ़ अपनाए हुए है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये कराची के बाद अब सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे, उसकी बातचीत हो रही है। सिंध हुकूमत सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर मकासद क्या हासिल करना चाहती है, आपको क्या समझ आ रही है? मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो इनका चिराग टिमटमा रहा है आखिरी भड़क है, इनको पता है कि इन्होंने अब नहीं था, मतलब ये नहीं आगे चल सकते, अगला इलेक्शन इनका आखिरी इलेक्शन होगा जब भी हो, इसलिए ये वो हरबे हैं जो कि ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये गैर सियासी तरीके से, इंतज़ामी तरीके से डंडे के ज़ोर पर ये अपनी मकबूलियत बढ़ाकर आगे आना चाहते हैं और मकबूलियत मज़ीद इनकी कम होगी। देखिए, सियासी ठीक है, अब ये अंदरूनी सिंध पूरे हर जगह लगाना चाह रहे हैं, वो भी गलत है, लाज़िम बात है। इस वक्त देखिए केयर टेकर दौर चल रहा है, केयर टेकर दौर हमेशा न्यूट्रल हुआ करता है, ये आपको पहले बताना चाहता हूँ। इस वक्त एक टेन्योर ख़त्म हो चुका है, दूसरा इलेक्शन आना है, बीच का इंटेरियम दौर है। ये दौर हमेशा नॉन पॉलिटिकल होता है, ये पॉलिटिकल नहीं होता। इसमें तो लेके जाएंगे हम, इनको जाके कोर्टों में खड़ा कर देंगे। तो ये एक मतलब वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, डंडे के जोर पे ये ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कामयाब हम नहीं होने देंगे। हम इन्हें अदालतों में लेकर जाएंगे, चूँकि या तो रूटीन होता ना कि ठीक है जी, इलेक्शन जीतने के बाद कोई ऐसी शिक होती कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाते, ये दौर ही नहीं है। इन्होंने बाकी ये है कि लोगों ने देख लिया कि सारे दौरान इनके ही तो थे चेयरमैन वगैरह, इन्होंने कौन से तीर मार लिए पूरे सिंध को आप देख रहे होते हैं। और ये सारे अक्सर जो आप देख रहे होते हैं, ये गटर, ये कुत्ते, ये वैक्सीन, ये सारे लोकल मामला जो है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मामला होते हैं। बात यह है कि ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब को लगा कर, मैं दोबारा अर्ज़ करूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनैलिटी से हमें कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। और एक और चीज़ करूँ, एक बड़ी माँ के साहबजादे हैं वो, फौजिया वहाब साहिबा बिल्कुल एक बड़ी खातून थी और हम सब के लिए मतलब बड़ी एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। लेकिन इशू क्या है कि कराची से रिजेक्टेड है और एक शख्स जिसको शहर कराची में जिसकी ज़मानत जब्त करा दी हो इमरान इस्माइल ने, उस शख्स को दोबारा हम पे मुसल्लत कर दिया जा रहा हो, चले वो भी ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह कि 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जब तय हुआ था हम तो इनको 1 रुपया ना देते, 1 टका ना इनके हवाले करते। PCIC के चेयरमैन भी वज़ीर आला साहब हैं, जानते पूछते, बिल्ली की वो क्या कहते हैं दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठ गया। उसके बाद तय हुआ था कि न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट होगा, मतलब न्यूट्रल मीन्स के कंसल्टेशन से, कंसेंसस से किसी ब्यूरोक्रेट को लगाया जाएगा, किसी अफसर को लगाया जाएगा जो प्रोफेशनल हो, जो अच्छा हो। वो तो छोड़िए, वो कुछ अरसे के लिए इफ्तिखार शालवानी साहब में जो पहले लगाए गए थे, इफ्तिखार शालवानी पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो लगे थे, वो कंसल्टेशन से लगे थे। और देखिए वो कौन थे, वो यहाँ रहे थे, वो सिंध में ही उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी रहे, वो कमिश्नर कराची रहे। उनको जब लगाया गया एडमिनिस्ट्रेटर तो हमें इतराज़ नहीं था, कंसल्टेशन हुई और वो कि हम नहीं ले आए थे, हम कोई वहाँ से इस्लामाबाद से या किसी और जगह से उठा कर नहीं लाए थे। वो एक अच्छा अफसर था, प्रोफेशनल था, काम कर सकता था। इफ्तिखार शालवानी साहब को हमने वेलकम किया था और जब शुरू में आए उन्होंने काम भी अच्छा चलाया
उसके बाद तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ये कोई किसी इंटेलिजेंस इदारे के चीफ की जॉब नहीं है जिसने ठीक है आदिल शेख साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि कोई इख्तियार तो खास इनका होगा नहीं, पहले ही इन्होंने क्या कर लिया है, तो अब अगर लगा भी दिया जाएगा, सिंध हुकूमत अगर कुछ नहीं कर रही है तो ये उधर लग के क्या कर लेंगे। जो हल्के बनाने वाली बात हो रही है कि शायद ये कराची के अंदर कुछ हल्के ढूंढना चाह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? देखिए मैंने ये नहीं कहा कि इनको इख्तियार नहीं होगा, मैंने कहा इन्होंने पहले कुछ नहीं कर लिया, इनको ये लगाकर भी माल कमाना चाह रहे हैं। इख्तियार तो बहुत है, पैसे इकट्ठा करने का इन्हें काम भी आता है, इख्तियार भी है, काम करने का इख्तियार, अगर आवाम के लिए कुछ नहीं है, माल इकट्ठा करने का हर तरीका इनको आता है। बाकी बिल्कुल बात यह है कि बच्चे को लड़ाना है ना जी, छोटे को, ये वज़ीर आला का छोटा जो है अपने छोटे को हल्का ढूंढ के देना है, चलो जी कराची हवाले कर दो, अरबों रुपए का फंड भी दे दो, बेचारा इलेक्शन लड़के जीतना चाहता है, पहले तो पीटीआई वालों ने हरा दिया था, चलो जी जीतने दो, हल्का ढूंढ लेगा, लगे चलो दे दो, खिलौने दे दो, खुश हो जाएगा थोड़ी देर और कोई एक खिलौना लेके आराम से बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हल्का ढूंढना है, कराची इनके हवाले कर दिया जाए। इन्होंने पिछले 10 साल में कराची को दुनिया का 10 गंदे तरीन शहरों में शामिल कर दिया है। नलकों से पानी नहीं आता, गटर बह रहे होते हैं, कचरा कुंडी बनी होती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसका हल्का नहीं, इनका नहीं, अपने लिए कराची को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इनको ला के पोलिटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि फंड्स 1100 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं 62% हमारे हैं, 650 साढ़े 600 अरब करीब जो है वो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। अभी से इन्होंने 2 नंबरी स्टार्ट कर दी है, हमारे नाले जो एनडीए में साफ कर रही है, ये वहाँ जाकर तस्वीरें खींच लेते हैं। कल निकले हुए टी शर्ट वगैरह, परसों टी शर्ट जो जॉगर्स वगैरह पहन के निकले हुए थे, हाँ यूं कर रहे थे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान, ये नाले फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है। कितने नाले? ये 3 नाले जो है जिसके लिए 35 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं, एनडीए में काम करवा रहा है। और जो 41 नाले इन्होंने साफ करने थे, एक को टच नहीं किया। जो डीएमसी के 500 नाले थे जो इनकी जिम्मेदारी थी, एक को टच नहीं किया। अगर इस वक्त थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर है और ये गुज्जर नाला फ्लो कर रहा है, हमें बताइए, गुज्जर, मोहम्मदाबाद और औरंगी नाला तो फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, क्या 41 नाले जो केएमसी के दीगर नाले हैं जो गली महलों में हैं, जो इलाकों में हैं, क्या वो चल रहे हैं? क्या वो ठीक चल रहे हैं? क्या उनका फ्लो है? क्या उनका काम किया है? बात यह है कि पीपल्स पार्टी। अच्छा शेख साहब, अगर हम बात कर लें बल्दियाती इंतखाबात की, तो उसके मुतालिक अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, कुछ खबरें नहीं आ रही कि आखिर कब होंगे, तो आप कुछ इस बारे में बता सकते हैं कि आखिर बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? अगर नहीं हो रहे हैं तो इसमें क्या कोई कानूनी रुकावट भी हायल है? देखिए, डिलिमिटेशन होनी है, चूँकि मरदमशुमारी हुई है इसलिए नई डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। हम कहते हैं कि फौरी तौर पर आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात जितनी जल्दी होने चाहिए, इख्तियारात की मुंतकली नीचे तक जानी चाहिए और उसमें देर नहीं करना चाहिए। और हम अपील करते हैं तमाम इदारों से, इलेक्शन कमीशन से भी कहते हैं ज़रा ज़ोर लगाएं, तेज़ करें, और ताकि, लेकिन इस अंदाज से नहीं कि ये प्री इलेक्शन कैंपेन जो रिगिंग हो गई है, प्री पोल रिगिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब की लगाया जाना ये पहली प्री पोल रिगिंग जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है, ये उसकी इफ्तिताह होगा, उसकी ये स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो इनको तरीका मिलेगा ये वो तरीके को करेंगे। और मैंने बताया कि इशू परफॉर्मेंस है। अब आइए मुर्तज़ा वहाब साहब, या तो होते ना नया आदमी होता, कहते देखते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब इन्वायरमेंट के वज़ीर हैं, लॉ के वज़ीर हैं। इन्वायरमेंट में जितनी ये गलत बिल्डिंग्स होती हैं, इसको एनओसी मुर्तज़ा वहाब साहब ने दिए हैं। जितनी ये धुआं उगलती फैक्ट्रीज हैं उसके एनओसी मुर्तज़ा वहाब, उसको रोकना मुर्तज़ा वहाब की जिम्मेदारी है। जितनी ये धुआं उगलती बसें हैं उसको रोकना मुर्तज़ा वहाब, उनको एनओसी इनकी दी जा रही है। और ये गंदा पानी जो 70% लोग गंदा पानी पी रहे हैं, आज निगलेरिया आ चुका है। क्यों है? हैवी मेटल जो पानी में है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, उसकी वजह से निगलेरिया से लोग मर रहे हैं। एक और मुसीबत, उसकी जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। सिंध के 70% लोग गटरों का पानी पीते हैं। 70 वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 70% सिंध के लोग जो हैं वो जो पानी पीते हैं वो वही डोमेस्टिक वेस्ट शामिल होता है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल होता है। गंदे पानी पिलाने के जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। अब ये छलांगे लगाएं, यूं करें, यूं करें। अच्छा ठीक है, अलीम आदिल शेख साहब, जितनी तवाना आवाज़ इस मामले के ऊपर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है अपोजिशन में, दीगर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनसे आपकी बात हुई है, वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक इस पर क्यों नहीं है? और अगर वो इतने मुतहर्रिक नहीं होते जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत के लिए कुछ आसानी होगी ऐसे फैसले करने में?
देखिए, जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, पीटीआई है, एमक्यूएम है, जीडीए है, एक हिस्सा बकदर जुस्सा तीनों जमातें डाल रही हैं। तीनों जमातें पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए अपने हिस्सा बकदर जुस्सा, इसमें मेरा उतनी तवाना आवाज़, एमक्यूएम की भी तवाना आवाज़ है। एमक्यूएम ने तो बाज़ाब्ता वो तो पता नहीं बहुत सारी उम्मीदें डिमांड्स कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गवर्नर राज लगा दो, इनसे बेहतर है। मैं समझता हूँ कि सब जमातें, चूँकि अच्छा जीडीए है, चूँकि ये अर्बन इशू है कराची का, तो जीडीए के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन ये कि लाज़मी बात है कि जिसके घर में आग लगती है वो जल्दी बुझाने दौड़ता है। तो चूँकि हमारे घर में आग लग रही है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी हैं, हमें पता है कि हमारे वोटर्स से क्या असर करेंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ और अपोजिशन, चूँकि मैं लीडर हूँ, तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात है, इसलिए हम जरा मजीद मजबूत तरीके से बिल्कुल ठीक है। अली मदल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का जो मामला है उसके ऊपर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बात करते हैं मौजूदा हुकूमती कोशिशों की, क्योंकि वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो ऐसा ऐसा हमें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान की तजारत की, तो वो अब नई राहें खुलती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए, जहाँ दोनों ममालिक ने बाहमी तजारत को फ़रोग देने समेत दीगर जो शोबे हैं उनमें मुश्तरका काविशों है, सेहत है और इवन फिल्म मेकिंग है, उसके शोबों में मुश्तरका काविशों का ऐलान किया है। अच्छा, इस मौके पर अहम पेशरफ्त ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में अफ़गानिस्तान के मामले पर नया ब्लॉक तश्कील देने पर इत्तेफाक की। अच्छा, उज़्बेक सदर के साथ अगर बात करें, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम जो है वो पड़ोसी ममालिक के लिए इंतहाई अहम भी है। ये बहुत ज़रूरी था जो कि उन्होंने इस मामले पर बात की है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान भी मुलाकात आज होगी। और दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान में पेशकदमी जारी है और 2 रोज़ पहले तालिबान ने बाब दोस्ती और अफ़गान सरहद पर जो है कब्ज़ा कर लिया था, और जिसके बाद सरहदी इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अच्छा, इन हालात में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखे हुए है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होने से पाकिस्तान की सरहद पर अफ़गान पनागुज़ीन जो है उनका दबाव बढ़ सकता है। दूसरा खदशा जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी है, जो कि फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान अफ़गानिस्तान चले गए थे। अच्छा, अब पनागज़ीन की शक्ल में पाकिस्तान वापस क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये भी खदशात जो हैं ज़ाहिर किए जाते हैं। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में 18 जुलाई को इस्लामाबाद में अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सूरत हाल है, अब जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान भी गए, वहाँ पर मुलाकातें भी की हैं, तो ये सूरत हाल अब कुछ बन रही है डिफरेंट। अच्छा, इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान को देखें, आप क्या अहमियत इसकी समझते हैं? और इस दौरान जब अफ़गान रहनुमा भी वहाँ मौजूद हैं, तो क्या अफ़गान मसले के सियासी हल की तरफ कुछ पेशरफ्त का इम्कान आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये दावत दी सुबह के वक्त आपके प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उज़्बेकिस्तान गए हैं, आप सबके इल्म में है कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी के हवाले से। तो ये एक अच्छी खबर है कि सेंट्रल एशिया में भी अब ये थॉट जो है, ये जो सोच है वो बढ़ रही है कि रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये काम बहुत पहले हो जाता, क्योंकि सीपैक तो पिछले 5-6 साल से चल रहा है। हम सेंट्रल एशिया के साथ ज़्यादा बेहतर कनेक्ट हो जाते अगर अफगानिस्तान पुरअमन हो जाता जी। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल रहे हैं। अब तो खैर सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि अफगानिस्तान में अमन की जो कोशिश की जो जरूरत है, वो सच्ची बात है कनेक्टिविटी से ऊपर चली गई है। अच्छा एजाज साहब, इस दौरे के दौरान पाकिस्तान की जो खित्ते की सिक्योरिटी है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, अफगान हुकूमत ने बदकिस्मती से बहुत कीमती वक्त, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ज़ाया किया है। फरवरी 2020 में जब अमेरिका और तालिबान का समझौता हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इंटर अफगान टॉक्स करेंगे, लेकिन वो जो बैनुल अफगान मुज़ाकरात है उसमें अफगान हुकूमत की तरफ से कभी एक शर्त, कभी ये शर्त, कभी ले कभी दे, उसकी वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। देखिए अब जो ग्राउंड सिचुएशन है, ज़मीनी हालात हैं, वो बिगड़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ और ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये अफगानों के लिए खाली लम्हा फ़िक्रिया नहीं, ये पूरे
खित्ते के लिए है, पाकिस्तान के लिए तो बिलखुसूस है, और अफगानिस्तान के दूसरे हमसायों के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन से तमाम हमसाये जो उज़्बेकिस्तान में मौजूद होंगे, मुझे यकीन है कि वो अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे और कहेंगे कि भाई इस मामले को ज़रा संभाला दिया जाए और कोशिश की जाए कि ये सूरत-ए-हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ ना जाए कि किसी के काबू ना आए और खाना जंगी शुरू हो जाए, तो उसको रोकने के उसके सद्देबाब के लिए काम किया जाए और कोई किसी किस्म के सियासी मुज़ाकरात किए जाए। अफगान हुकूमत तो अब पता नहीं कितना उसमें हिस्सा लेगी, लेकिन जो जितने अफगान धड़े हैं और जो तालिबान हैं, मेरे ख्याल में तमाम मुल्कों को चाहिए कि उनको आप वापस आपस में बिठाएं और उनको कहें कि भाई समझौता करना है। ये अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का मामला तो है ही, पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का मामला है, तो खुदारा आपस में बैठिए और बातचीत कीजिए और सियासी हल निकालिए, अस्करी हल की तरफ मत जाए। बिल्कुल ठीक है। एजाज साहब ये भी बताइएगा, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदा भी हो रहा है, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान अपनी तिजारत पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए भी करेगा, मगर इस सारे मामले में ज़मीनी रास्ता अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का लग रहा होता है। ये एक मौका भी है और सख्त चैलेंज भी तो होगा। क्या इस वक्त पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक से मिलकर मुआशी सम्राट समेट सकता है जो हम चाह रहे हैं? देखिए, वो मौके तो कभी ख़त्म नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल एशिया से सबसे अच्छा रास्ता तो अफ़गानिस्तान के हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर काशगर की तरफ जाएं कराकोरम हाईवे से, तो 2 सड़कें खुंजराबाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 2 सड़कें ताजिकिस्तान को जाती हैं, एक किर्गिज़स्तान को जाती है। और जो किर्गिज़स्तान को जाती है वो मेरे इत्तला के मुताबिक वो तो ऑल वेदर रोड है, तो वो चलती है आगे से पूरे यूरेशिया तक जाती है। तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन बहरहाल उसको इस्तेमाल करना चाहिए तावक्त कि अफगानिस्तान में अमन ना आ जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है और हमारी बंदरगाहों तक जो उसकी रसाई है, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि अफगानिस्तान में अमन लाया जाए। ये अब सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ईरान की ज़रूरत नहीं है, पूरे सेंट्रल एशिया की है, रूस की है, चीन की है। तो ये ऐसे मौके पर अफगानिस्तान को छोड़ देना कि वहाँ एक खाना जंगी हो जाए, ये बहुत अफगानी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम तर तवानाइयाँ इस बात पर लगाई जाएं कि किसी तरीके से इनको आपस में बिठाया जाए। और हमें खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत किरदार अदा किया है। अगर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत एक मनफी किरदार ना रखती, मनफी सोच ना रखती, तो ये मामला काफ़ी आगे चला जाता। लेकिन अभी भी वक्त है कि पूरे खित्ते के ममालिक जो हैं, पाकिस्तान उनको मोबिलाइज भी कर रहा है और पाकिस्तान चाहेगा कि वहाँ अमन आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस मामले में सिविल मिलिट्री सिविल सोसाइटी सब जगह पूरी क़यादत में ये इत्तफाक़ राय है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान हमें चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान शोरश ज़दा अफगानिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठा लिया पिछले 40 साल में अफगानिस्तान की बदनज़मी की वजह से। तो इसलिए पूरी कोशिश, मेरा ख्याल है हमारी क़यादत जो है वो पूरे सरतोड़ कोशिश इस वक्त अफगानिस्तान में कोई अमन के सूरत हाल। एजाज साहब, जिस तरह से पाकिस्तान सोच रहा है, क्या सेंट्रल एशिया के जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के जरिए तिजारत के मुआहदों के बारे में सोच रहे हैं? और आप क्या समझते हैं, सिल्क रूट जो है वो दोबारा से रिवाइव हो सकेगा? सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है, कई हवालों से ये एक नेचुरल कनेक्शन है, यानी तबई कनेक्शन है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि सदियों से जनूबी एशिया के और खुसूसन पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जनूबी एशिया का हिस्सा हैं, वो और वस्ती एशिया के अंदर बहुत मुमासलत रही है, बड़े आपस में रवाबत रहे हैं, तारीखी रवाबत रहे हैं। और अफगानिस्तान भी एक ज़माने में, हमारे अल्लामा इकबाल तो उसको कह चुके थे कि भाई ये तो कल्बे आसिया है, कल्बे आसिया यानी हार्ट ऑफ एशिया है। तो ये सारे सेंट्रल एशिया का एक नेचुरल ट्रेंड है पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी का। और अगर आपको याद हो तो तुर्कमेनिस्तान ने टापी का मुआहिदा किया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन का। उसके अलावा कासा, जिसमें किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, और वहाँ से जो वो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बिजली पैदा होनी थी, और वो सारी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आनी थी, यानी कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में इस्तेमाल होना था, बाकी पाकिस्तान में होना था। तो ये कनेक्टिविटी की सोचें तो बड़ी देर से जारी हैं। सेंट्रल एशिया तो कन्विंस्ड है
कि पाकिस्तान के साथ और जनूबी एशिया के साथ उनके रवाबत इस लिहाज से कनेक्टिविटी के होने ही होने हैं। हमारी बंदरगाह जो है, हमारी बंदरगाहों के ऊपर उनकी रसाई भी जो है वो भी बिल्कुल मुमकिनात में से है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त अशद जरूरत है वो अफगानिस्तान में अमन के हवाले से है, और मेरा ख्याल है हमारी क़यादत पूरी तरह इसका रखती है कि इसको सबसे ज़्यादा अहमियत। ठीक है एजाज साहब, ये बता दीजिएगा कि चीन के बाद रूस और वस्ती एशियाई रियासतों के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात के बाद हमने मगरब को भी देखना है। मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात में तवाज़ुन जो बरकरार रखना होगा वो असल इम्तिहान होगा। ऐसे में पाकिस्तान के पॉलिसी साझेदारों को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? पाकिस्तान के यकीनन ताल्लुकात जो चीन के साथ हैं वो तो मैं अंग्रेजी में उनको कहा करता हूँ नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि चीन हमारा एक बहुत अच्छा गहरा दोस्त है। 70-72 साल से आपने देखा है कि चीन के अंदर हमने कभी मुदाखलत नहीं की उनके मामलात में, उन्होंने कभी हमारे यहाँ मुदाखलत नहीं की। ताउन रहा, पहले सियासी तौर पर करीब थे, फिर इक्तिसादी तौर पर भी करीब आ गए, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई। अभी बहुत सारे पाकिस्तान के जो दुश्मन है और जो चीन के दुश्मन है और जो CPEC के दुश्मन है और जो BRI के दुश्मन है, वो पाकिस्तान में बदनज़मी के हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो रवाबत कमजोर पड़े। बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इन लोगों के हाथ रोकने चाहिए, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, ना हमारी आवाम को किसी के धोखे में आना चाहिए कि भाई ये जो कई बार पाकिस्तान के डिक्टेटर्स करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मगरिब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कमजोर पड़े या खराब हो। मगरिब के साथ भी हमारे ताल्लुकात हमेशा से रहे। यूरोप के साथ तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और बड़ी तिजारत है और बड़ी सरमायाकारी की है यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान के अंदर। और अमेरिका के साथ सबसे बड़ा तजारती शरीक है। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। अमेरिका के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। तो कोई भी अभी तक पाकिस्तान में ये बात नहीं कहता सुनाई दिया कि वो ये कहे कि जी चीन या अमेरिका में से एक का चुनाव कर लें। नहीं, तवाज़ुन है, दोनों के साथ होने चाहिए, दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान में अभी जो नया ट्रेंड आया है, जो नई बात हुकूमत कर रही है, वो है जियो इकोनॉमिक्स की। तो जियो इकोनॉमिक्स में तो सारे आ सकते हैं ना जी। इक्तिसादी फवायद तो चीन को भी मिल सकते हैं और अमेरिका को भी मिल सकते हैं और यूरोप को भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो इस वक्त सोच है वो बहुत मुस्बत है, वो दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पूरी तरह का इदराक है कि हम चीन के साथ, रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट के साथ, सबके साथ ताल्लुकात हम अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। हमें यहाँ पर लेना है ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान।